हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ क्या, डिमांड एंड रिकवरी का रिवीजन। यस, डिमांड एंड रिकवरी का रिवीजन। सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 84 तक के सेक्शंस जो है यहाँ पे इस चैप्टर में कवर होते हैं। सेक्शन 73 मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बोलता है? डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनेसली रिफंडेड बाय रीजन अदर देन फ्रॉड। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है भाई फ्रॉड करने का, हो गया मैंने टैक्स शॉर्ट पेड कर दिया या टैक्स नॉट पेड कर दिया या एरनेसली मुझे रिफंड हो गया। सेक्शन 74 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनेसली रिफंडेड बट बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है भाई साहब आपका, तो आपका कहां डिटर्मिनेशन होगा? सेक्शन 74 के अंदर, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे सेक्शंस है 84 तक के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है 73 74 जो सेक्शन नंबर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बेटा ये चैप्टर का रिवीजन। प्रोविजन रिलेटिंग टू डिमांड शैल अप्लाई ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यूटी इज नॉट लेस देन 100 रुपीज। भाई 100 रुपए से कम की बात है तो फिर यहाँ पे इसके प्रोविजंस नहीं यहाँ पे रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। आप 25-50 रुपए के लिए मत पहुंच जाइए डिपार्टमेंट यहाँ पे, ठीक है, या ना डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है उस अमाउंट के लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे प्रोविजंस। अगर यहाँ पे अब सबसे पहले पेनल प्रोविजंस देखेंगे, पेनल्टी के। भाई टैक्स और इंटरेस्ट तो आपको हमेशा ही पे करना है, उसमें कोई छूट की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है यहाँ? पेनल्टी, पेनल्टी पेएबल नॉर्मल केसेस में, फ्रॉड केसेस में क्या पेनल्टी का अमाउंट रहेगा? क्या पेनल्टी का अमाउंट रहेगा? टैक्स और इंटरेस्ट हमेशा पे करना है। सो टैक्स अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट पेड बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है। अभी आपने क्या किया? टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट पे कर दिया। ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस इशू किया ही नहीं, आपने उसके पहले ही पे कर दिया। आपको खुद से यहाँ पे पता चल गया, ऑफिसर ने आपको बता दिया। जैसे भी आपने सोचा कि भाई टैक्स अपने पे कर देना, इंटरेस्ट पे कर देना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्मल केस वाले थे आप, सेक्शन 73 वाले थे। कोई पेनल्टी लगेगी क्या? नहीं। कोई नोटिस इशू होगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो पेनल्टी, नो नोटिस इफ टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट आपने पे कर दिया। कब? बिफोर इशू ऑफ नोटिस। नोटिस इशू होने के पहले ही हमने तो पे कर दिया। नॉर्मल केसेस की बात हो रही है। फ्रॉडुलेंट केसेस में भी अगर आपने टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट पे कर दिया नोटिस इशू करने के पहले, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको पेनल्टी कितनी लगेगी? 15% ऑफ टैक्स अमाउंट। कितनी लगेगी? 15% ऑफ टैक्स अमाउंट पेएबल एज पेनल्टी एंड नो नोटिस शैल बी इशूड एंड नो नोटिस शैल नॉट बी इशूड। कोई नोटिस इशू करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे नॉर्मल केसेस के यहाँ पे चीजें दी हुई है सेक्शन 73 की, एंड यहाँ पे फ्रॉड केसेस की। सेकंड, अगर आपने टैक्स अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट 30 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर ने नोटिस इशू किया, शो कॉज नोटिस इशू किया, बोला कि भाई ये आपको पे करना है। नॉर्मल केस था, आपने पे कर दिया। कितने दिन में? 30 डेज ऑफ सर्विस, यहाँ पे 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस, 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस के अंदर अंदर आपने पे कर दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल केस है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऑल प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, सारी प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू बी कंक्लूडेड मान लिया जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस आपने कर दिया था नॉर्मल केसेस में, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में ये दोनों भी केस में, फर्स्ट सेकंड पॉइंट में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। फ्रॉडुलेंट केस है, फ्रॉड केस वाले हो, सेक्शन 74 वाले हो, तो 25% ऑफ टैक्स अमाउंट पेएबल एज पेनल्टी, तो फिर पेनल्टी लगेगी। कितनी? 25% ऑफ टैक्स अमाउंट, और आपने वो पे कर दी 30 दिन के अंदर अंदर। आपको नोटिस आई, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था आपका, आपको नोटिस आई, कोई दिक्कत नहीं, आपने पूरा का पूरा पे कर दिया, तो आपको पेनल्टी लगेगी खाली 25%। आपने पे कर दी, ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, सारी प्रोसीडिंग्स क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब टैक्स अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट आपने पे किया नो डाउट किया, बट कब किया? 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर की बात हो रही है। इसके पहले वाले पॉइंट में किसकी बात हो रही थी? पहले नोटिस इशू होता है, नोटिस इशू होती है, बातचीतें होती है, उसके बाद में ऑर्डर इशू होता है। आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, ये हुआ वो हुआ, उसने बोला अपने पॉइंट्स, ऑफिसर ने, आपने बोला, सारा डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस इशू हुई, फिर आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, आपके डिस्कशंस हुए, उसके बाद ऑर्डर हुआ। तो अभी किसकी बात हो रही है? ऑर्डर की, नॉट नोटिस की। नोटिस की बात हमने कर ली है सेकेंड पॉइंट में। अब 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, आपने क्या बोला कि भाई ठीक है मैंने पे कर दिया, टैक्स इंटरेस्ट वो तो पे करना ही है, तो फिर पेनल्टी कितनी लगेगी? 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 whichever is higher,
10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर अगर आपका नॉर्मल केस है तो। फ्रॉड वाले हो तो 50% ऑफ टैक्स अमाउंट पेएबल एज पेनल्टी। ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर भी आपने पे कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, 50% ऑफ टैक्स अमाउंट ही आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे लगेगी, पेनल्टी लगेगी। जितना जल्दी पे करोगे उतना बढ़िया। एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, सारी प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू बी कंक्लूडेड हो जाएगी। अब आपने टैक्स अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट पे किया, बट आफ्टर 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के 30 दिन के बाद 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन आपने जब भी पे किया तो फिर क्या लगेगा टैक्स, यहाँ पे आपको, यहाँ पे पेनल्टी क्या लगेगी आपको, 10% of tax amount or 10,000 whichever is higher, 10% of tax amount or 10,000 whichever is higher। और फ्रॉडुलेंट केस है तो 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, अब पे करो 100%, अब पे करो 100%। ठीक है, तो ये आपको पेनल्टी के प्रोविजंस बेटा बहुत अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम में बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर ये है। ठीक है, सो बिफोर इशुएंस ऑफ, अगर नॉर्मल केस की बात करती हूं मैं, बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस, यहाँ बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस या नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे करते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगती, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर यहाँ पे या उसके बाद में भी करते हो तो आपको नॉर्मल केस में पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विचएवर इज हायर है। और यहाँ पे फ्रॉड केस में क्या है, बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस 15%, 30 डेज आफ्टर इशुएंस ऑफ द नोटिस यहाँ पे 25%, 30 डेज आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर 50% ऑफ टैक्स अमाउंट, और उसके बाद किया 30 डेज आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, उस केस में 100% पेनल्टी, 100% पेनल्टी। ठीक है, तो ये पेनल्टी प्रोविजन याद रखने, 15, 25, 50, 100, 15, 25, 50, 100। ठीक है, अब एक पॉइंट और देखेंगे, द पेनल्टी शैल ऑल्सो नॉट बी चार्जेबल इन केस where the self-assessed tax or any amount collected as tax are paid within 30 days from the due date of payment। भैया आपने कोई अमाउंट कलेक्ट किया एज टैक्स और वो आपने पे कर दिया, या सेल्फ असेस टैक्स आपने पे कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन का समय दिया जाता है आपको, 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट टेबल बी देखेंगे, 73, 74 नहीं और भी प्रोविजंस है। ठीक है, यहाँ पे सो इसलिए मैंने कट किया ये। अब नॉर्मल केस बात हो रही है नोटिस इशू करने की और ऑर्डर इशू करने की टाइम लिमिट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो नोटिस इशू करता है ऑफिसर या ऑर्डर इशू करता है, क्या उसकी टाइम लिमिट है कोई, बिल्कुल टाइम लिमिट है, बिल्कुल टाइम लिमिट है। अब आप नॉर्मल केस वाले हो, नॉर्मल केस वाले हो मतलब अदर देन फ्रॉड वाली बात हो रही है, नॉर्मल केस वाले हो, 73 वाले हो, तो नोटिस कब तक इशू कर सकता है ऑफिसर, शो कॉज नोटिस कब तक इशू कर सकता है, 2 years and 9 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिमांड पर्टेन्स और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। किसकी बात हो रही है, आप नॉर्मल केस वाले थे तो 2 years 9 months, कहां से, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड पर्टेन्स। आपकी डिमांड, मैं फॉर एग्जांपल लेती हूं, आपकी डिमांड कौन से ईयर की है बेटा, आपकी डिमांड यहां पे समझ लो 2021 की है, 2021 की डिमांड की बात कर रही हूं मैं, तो 2021 की डिमांड, 2021 का आप मुझे बताओ 2021 का आपका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या आएगा 2021 का, 31 दिसंबर 2021। मैम हमको पता है, सेक्शन 44 में पढ़ा हुआ है हमने, 31 दिसंबर 2021। यहां से आप समझ लो आपके नोटिस का टाइम लिमिट क्या है, 2 years 9 months, 2 year 9 month, तो 2024 का 30th सितंबर 2024 जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वो आपका हो जाएगा यहाँ पे नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट, नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट। और यहाँ पे ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट क्या रहेगा, 3 years। मतलब 2021 की अगर मैं बात करूं, 2021 का एनुअल रिटर्न की हमारी बात हुई 31 दिसंबर 2021, 3 years यहां से पकड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 तक के आपको क्या करना है, ऑर्डर इशू करना है ऑफिसर को, ऑर्डर इशू करना है ऑफिसर को। ठीक है, सो टाइम लिमिट ऑर्डर इशू करने की क्या है, दिस इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट, 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच डिमांड पर्टेन्स और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। तो अब ये मत समझना कि खाली उसको यहाँ पे नोटिस इशू करने और ऑर्डर के बीच में 3 months का ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस है, ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर है। हो सकता है उसने आपको कभी कर दिया हो और बहुत पहले कर दिया हो, ठीक है, उसने 6 months के भी पहले कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, 3 years। ठीक है,
अब ये 2 ईयर 9 मंथ्स या तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड पर्टेन्स है, या अगर रिफंड का केस है तो फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड, जिस दिन एरोनियस रिफंड मिला वहां से 2 ईयर 9 मंथ्स, और ऑर्डर का डेट वहां से 3 इयर्स, या तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से या डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से। नॉर्मल केस, आई होप इट इज वेरी क्लियर। फ्रॉडुलेंट केस में भाई थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है, आपने फ्रॉड किया है, ठीक है, ऑफिसर को टाइम ज्यादा दिया है, यहां पे नोटिस इशू करने के लिए 4 ईयर्स 6 मंथ्स, कहां से, सेम वही ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न जिस साल की डिमांड है, और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड अगर रिफंड का केस है तो, और ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न टू विच द फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द डिमांड पर्टेन्स और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। मतलब 20-21 का आप कब तक के इश्यू कर सकते हैं, यहां पे क्या ऑर्डर कब तक इश्यू करना है ऑफिसर को, 20-21 का, यहां से पास, यहां पे 31 दिसंबर 2021 तक क्या है, ये एनुअल रिटर्न की डेट है, एनुअल रिटर्न की डेट है, यहां से 5 साल मतलब 31 दिसंबर 2026, ये 2026 इट इज टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर। यहां से 6 महीने कम कर दो बेटा, यहां पे 4 साल 6 महीने है ना, यहां से 6 महीने कम कर दो तो 30 जून, यहां 30 जून 2026 क्या हो जाएगा, नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट, नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो नॉर्मल फ्रॉड केस की बात हुई, यहाँ पे जो 73-74 से रिलेटेड थी। अब आपने यहां नोटिस की बात कर रही हूं, कोई अमाउंट आपने कलेक्ट कर लिया एज टैक्स बट नॉट पेड, ठीक है, आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे क्या बात हुई, कोई अमाउंट आपने कलेक्ट कर लिया एज टैक्स, एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड, आपने यहां पे क्या किया भाई, सामने वाले को से कोई भी अमाउंट बोल के ले लिया कि भाई ये टैक्स है, बट आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, बहुत गलत बात है। कोई टाइम लिमिट ही नहीं है नोटिस इशू करने की, गवर्नमेंट कभी भी नोटिस इशू कर सकती है, नो टाइम लिमिट बॉस, नो टाइम लिमिट, बट ऑर्डर की टाइम लिमिट है क्या, हाँ है, क्या, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, नोटिस इशू करने के 1 ईयर, नोटिस इशू करने के 1 ईयर के अंदर अंदर ऑर्डर इशू करने का, ऑर्डर इशू करने का। या नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स की बात कर रही हूं मैं, तो अगर मैं यहां किसकी बात कर रही हूं, अगर आपने सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो आपको कोई शो कॉज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दीजिए, डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग्स यहां पे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा ऊपर जो 2 पॉइंट्स थे किससे थे, हमारे 73-74 से रिलेटेड थे, ये आगे पढ़ेंगे हम 76 एंड ऑल सेक्शंस में ये, ठीक है। सो यहां पे टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस, अलग अलग तरीके की जो नोटिस इश्यू होती है उसका टाइम लिमिट का टेबल है। नॉर्मल केस में नोटिस कब तक इश्यू करनी है, 2 ईयर 9 मंथ्स, ठीक है, कहां से, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से या डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से। फ्रॉड केस में 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से या डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से, ठीक है। एंड इनकी ऑर्डर की डेट क्या है, नॉर्मल केस की 3 इयर्स का टाइम दिया हुआ है एंड फ्रॉडुलेंट केस में 5 इयर्स का टाइम दिया हुआ है। आपने कोई अमाउंट एज अ टैक्स कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं किया, कोई टाइम लिमिट नहीं, कभी भी गवर्नमेंट उसकी नोटिस इशू कर सकती है, बट जब भी नोटिस इशू की उसके 1 साल के अंदर अंदर उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर फाइनलाइज करना पड़ेगा। और आपने सेल्फ असेस टैक्स खुद असेस किया, रिटर्न में डाला सेल्फ असेस टैक्स और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, कोई शोकॉज नोटिस की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे कुछ प्रोविजंस हमने पढ़े यहाँ पे। मैं 1 मिनट मेन बुक में आई हूँ बेटा, ये जो हमने सेक्शन 73-74 में बार बार पढ़े थे ना, ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट नोटिस यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगी। सो ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट नोटिस शेल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132, भाई बाकी सारी प्रोसीडिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, कंक्लूड हो जाएगी, बट इट शेल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो प्रोसिक्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, प्रोसिक्यूशन वाली जो प्रोसीडिंग्स रहेगी भाई वो तो रहेगी, वो कंक्लूड नहीं होगी, बाकी की प्रोसीडिंग्स यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगी। मतलब कि आपको हो सकता है डिमांड रेज ना हो बट प्रोसिक्यूशन हो सकता है, where notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other person, such proceeding against the main person have been concluded, the proceeding against all the person liable to pay penalty under these sections are deemed to be concluded। main person के ऊपर proceedings conclude हो गई तो फिर जो दूसरे persons है उनके भी obviously conclude हो जाएगी। जैसे कि for example या कंपनी पे for example कोई यहाँ पे नोटिस इशू करी हुई थी, ठीक है, उनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उस केस में डायरेक्टर को, एम्प्लॉइज को, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को, के लिए भी यहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स फॉर एग्जांपल कंटिन्यूड थी। तो अब अगर मेन पर्सन यहाँ कंपनी पे ही यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स है कंक्लूड हो गई है, तो ये जो दूसरे पर्संस है यहाँ पे जो अदर पर्संस है उनके लिए भी इट विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, और यहाँ पे
जो फ्रॉडुलेंट केस में हम पढ़ रहे थे कि भाई जो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है उसका मतलब क्या होता है, जीएसटी में बहुत ही क्लियर कर दिया। क्या? नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन जो टैक्सेबल पर्सन को रिक्वायर्ड था रिटर्न में, स्टेटमेंट में, रिपोर्ट में, अदर डॉक्यूमेंट में फर्निश करना, ठीक है, या फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन ऑन बीइंग आस्क्ड इन राइटिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो जो भी उसे डिक्लेयर करना था कहां पे, या तो रिटर्न में, या तो स्टेटमेंट में, या रिपोर्ट में, या कोई और डॉक्यूमेंट में, और उसने वहां पे डिक्लेयर नहीं किए, उसे सप्रेशन बोलेंगे। या उसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी और उसने नहीं दिए तो उसे सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेटा एक्सप्लेनेशंस थे, वो हमने यहाँ समरी बुक में नहीं था, यहाँ पे हमने ले लिया और हमने मेन बुक से पढ़ लिया। आई मीन ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पे मेन बुक पे जाऊंगी। सेक्शन 75 भी जो है वो समरी बुक में नहीं है, उसको बहुत क्विकली हम रिवाइज करेंगे। कहाँ से? हम यहाँ पे मेन बुक से रिवाइज करेंगे, वापस से फिर हम समरी बुक पे आएंगे। ठीक है, सो सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। फर्स्ट पॉइंट, पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड। पीरियड ऑफ स्टे, भाई साहब कोर्ट ने स्टे ला दिया, एपीलेट ट्रिब्यूनल ने स्टे ला दिया, उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। किस चीज के लिए? फॉर पीरियड ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस एंड इश्यूएंस ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर। जो ऑर्डर और नोटिस की टाइम लिमिट हमने अभी देखी, उस पीरियड के लिए वो पीरियड क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? वो क्या? स्टे का जो पीरियड रहेगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा। इन केस चार्जेस ऑफ फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। आपके ऊपर चार्ज का लगा दिया? फ्रॉड का, विलफुल स्टेटमेंट का, ओहो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का, और वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, पता चला कि भाई नहीं, ये तो भाई कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन ही नहीं था, नॉर्मल 73 में जाना चाहिए था। For a notice issued in fraud case, tax to be determined, deeming the demand notice to be issued in normal case। उसे क्या माना जाएगा फिर कि नहीं ये नॉर्मल केस था और उस केस में आप कितना पीछे जा सकते हो? हमने जैसे देखा जो 2 ईयर 9 मंथ्स 3 ईयर्स, आप उतना ही पीछे जा सकते हो और उसी पीरियड की ही नोटिस इशू कर सकते हो, ऑर्डर यहाँ पे पास कर सकते हो। एडजुडिकेशन ऑर्डर इशूड इन परसुएंस ऑफ एपीलेट अथॉरिटी, एपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट डायरेक्शन टू बी इशूड विद इन 2 ईयर्स। कोई ऑर्डर अगर आपको पास करना है, क्यों? यहाँ पे इट इज इशूड इन पर्सन्स ऑफ एपीलेट अथॉरिटी, एपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट के डायरेक्शन पे, तो वो आपको कितने दिन में यहाँ पे पास करना है? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डायरेक्शन, जब भी वो कम्युनिकेट हुआ डायरेक्शन उसके 2 ईयर्स के अंदर। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। भाई यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोई अग्रीव पर्सन रहेगा, यहाँ पे उसने अगर कोई भी पर्सन है उसने राइटिंग में बोला कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, या उसके अगेंस्ट कोई एडवर्स डिसीजन ले रहे हो, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा। Adjustment of hearing to grant time to person chargeable with tax। भाई जिससे आप यहाँ पे टैक्स, यहाँ जिसको भी टैक्स चार्जेबल है वो पर्सन को एडजस्टमेंट, अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहा एडजस्टमेंट, तो आपको देना पड़ेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बट कितनी बार? मैक्सिमम 3 बार दे सकते हो, मैक्सिमम 3 बार एडजस्टमेंट दिया जा सकता है। एडजुडिकेशन ऑर्डर शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय स्पीकिंग ऑर्डर? भाई वो ऑर्डर में ही सब कुछ होना चाहिए। क्या क्या फैक्ट्स है और क्या बेसिस ऑफ डिसीजन है, सारी चीजें। इट शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर, जो आपका ऑर्डर होता है। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी डिमांडेड इन ऑर्डर नॉट टू एक्सीड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। नोटिस में 1 करोड़ का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी था, तो भाई आपके ऑर्डर भी उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए आपका। इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स बाय एपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। अब भाई कोर्ट ने ही आपका यहाँ टैक्स का अमाउंट चेंज कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? भाई उस केस में ऑब्वियसली इंटरेस्ट का अमाउंट और पेनल्टी का अमाउंट भी क्या होगा? वैसे ही चेंज हो जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मैंडेटरी इवन इफ नॉट स्पेसिफाइड इन एडजुडिकेशन ऑर्डर। भाई भूल गया ऑफिसर ऑर्डर में इंटरेस्ट लिखने का, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं इंटरेस्ट नहीं भरूंगा, यहाँ पे आपने ऑर्डर में नहीं लिखा है। भाई इंटरेस्ट तो किसी भी केस में पेएबल ही है, अगर ऑफिसर भूल गया है तो भी पेएबल है, यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला इंटरेस्ट तो मैंडेटरी ही है, वहां पे ऑर्डर में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इंटरेस्ट मैंडेटरी है। एडजुडिकेशन ऑर्डर टू बी पास मैंडेटरीली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी टाइम दिया भाई साहब 3 साल 5 साल ऑफिसर को, उतने में यहाँ पे ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ऑल प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पास किया तो ठीक है, उसके पास वो टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट से बाउंडेड है, उसको तब तक के ही ऑर्डर पास करना पड़ेगा। In case appeal filed by department against
Prejudicial decision of appellate authority, appellate tribunal, high court, period between date of decision of higher authority and that of lower authority to be excluded. तो भाई एक हायर अथॉरिटी और एक लोअर अथॉरिटी के जो बीच में आपकी अपील फाइल की हुई है, भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो टाइम लिमिट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस पीरियड को क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। किसी और के केस में समझ लो सिमिलर पॉइंट चल रहा है यहां पे, ठीक है, तो आपके केस में भी वो जो पीरियड रहेगा हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच का जो पीरियड रहेगा वो क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। अमाउंट ऑफ सेल्फ असिस्ट टैक्स और इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79 पढ़ेंगे अभी। सेल्फ असिस्ट टैक्स या इंटरेस्ट जो भी आपका अनपेड है, आपने पे नहीं किया है, उसके लिए क्या किया जाएगा, वहां पे सेक्शन यहाँ पे 79 के हिसाब से रिकवरी की जाएगी। इन केस ऑफ पेनल्टी बीइंग इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 73 74 नो अदर पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड फॉर द सेम एक्ट ओमिशन। ऑब्वियसली सेम एक्ट ओमिशन के लिए जो 73 74 में अगर पेनल्टी आपकी लग रही है तो फिर कोई और सेक्शन में आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई और सेक्शन में आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो बेटा ये कुछ प्रोविजंस थे सेक्शन 75 के, मेन बुक एक बार ओपन कर लेना, हमने वहां से रिवाइज कर लिए फटाफट। यहाँ पे हमारा सेक्शन 75 कंप्लीट होता है बेटा, और अब वापस से आएंगे हम कहाँ पे, हमारी समरी बुक पे आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे। अब आपने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया बेटा, कब, बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया, अच्छी बात है। शो कॉज नोटिस यहाँ पे सर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शो कॉज नोटिस विल नॉट बी सर्व ऑन सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्यूटी सो पेड। शो कॉज नोटिस क्या शॉर्ट पेमेंट किया है तो इशू होगी, बिल्कुल, अगर आपने कुछ शॉर्ट पेमेंट किया हुआ है तो शो कॉज नोटिस इशू होगी। और ये वॉलेंट्री पेमेंट की फैसिलिटी क्या फ्रॉडुलेंट केसेस के लिए भी है, बिल्कुल है, बट फ्रॉडुलेंट केसेस में जैसे कि हमने देखा यहाँ पे क्या होगी, पेनल्टी डेफिनेटली लेवी होगी। शो कॉज नोटिस के क्या रिक्वायरमेंट है भाई, आप जो डिमांड मांगोगे शो कॉज नोटिस के थ्रू मांगोगे, यहाँ पे जिसमें ग्राउंड्स मेंशन होने चाहिए, ग्राउंड्स मेंशन होने चाहिए, क्या कॉन्ट्रावेंशन किया, कौन सा प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट किया, आपको स्पेसिफिकली वहां पे स्टेट होना चाहिए, इट शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। पेनल्टी अगर जो भी है तो वो मेंशन होना चाहिए, किस पे सर्व होगी, ऑन द पर्सन, ये क्या होगी, सर्व होगी शो कॉज नोटिस। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आपको सर्व किया हुआ है और उसमें ग्राउंड सेम है तो फिर डिटेल शो कॉज नोटिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या हुआ, आगे आपने डिपॉजिट एक्सेस कलेक्ट कर लिया बेटा, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, एक्सेस कलेक्ट कर लिया, क्या यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो उस केस में वो जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है एक्सेस, उसको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो पर्सन लायबल टू पे टैक्स हैज कलेक्टेड जीएसटी इन एक्सेस ऑफ टैक्स असेस्ड डिटरमाइंड एंड पेड, ठीक है, आपको जितना उस पे टैक्स बनता था उससे एक्सेस आपने यहाँ पे क्या किया, आपके कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, तो उस केस में आपको वो टैक्स ऑब्वियसली आप नहीं रख सकते हो, आपको यहाँ पे एक्सेस टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। या यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपने एक्सेस जीएसटी कलेक्ट किया है ऑन निल रेटेड एग्जाम गुड्स, आपके गुड सर्विसेज यहाँ एग्जाम थे, निल रेट था, कोई जीएसटी की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी आपने क्या किया, आपने सामने वाले को बेवकूफ बना के उससे ले लिया टैक्स, तो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है भाई टैक्स लेने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो चीजें फॉल होती है, अगर आपके गुड्स सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल 12% पे फॉल करते हैं, आपने बोले इसको क्या पता, इसको थोड़ी ना जीएसटी का नॉलेज है, अपन ने 18% से कलेक्ट कर लिया, तो ये जो एक्सेस टैक्स आपने कलेक्ट किया है, या कोई आपके गुड सर्विसेज निल रेट पे है, ठीक है, फिर भी आपने उसे 12% कर ले लिया, आपने बोले क्या ये इसको पता है, तो वो टैक्स क्या आप रख सकते हो, बिल्कुल नहीं, डिपॉजिट करना है आपको, किसको, गवर्नमेंट को, डिपॉजिट ऑफ एक्सेस टैक्स कलेक्टेड, ठीक है। द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू एन ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस, यहाँ पे ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे देखा था, ये आपने क्या किया यहाँ पे, एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड, उस केस में यहाँ पे नोटिस की तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट हाँ ऑर्डर की डेफिनेटली क्या टाइम लिमिट है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस में ऑर्डर आपका आ जाना चाहिए, नोटिस नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट को जब पता चलेगी तब उसकी नोटिस इश्यू करेगी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट जब नोटिस इश्यू करेगी उसके 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर यहाँ पे इश्यू करेगी। तो ये जो एक्सेस टैक्स है वो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो आप रखोगे टैक्स, आप क्या करोगे, वो गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट करोगे, गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट करोगे। अच्छा 12% पे आपका टैक्सेबल था, परंतु आपने 18% कलेक्ट किया, तो यहाँ गवर्नमेंट 12% का तो गवर्नमेंट को भी राइट बनता है रखने का, जो 6% है एक्सेस वो क्या होगा बेटा, वो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे राइट नहीं, तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, या यहाँ पे जो भी पर्सन है जिसने बियर किया इंसिडेंट्स उसको रिफंड होगा, वो रिफंड के चैप्टर में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हुई, जो एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया है उसको आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। टाइम लिमिट क्या है, नोटिस इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऑर्डर इशू करने की 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, इंपॉर्टेंट प्रोविजन।
Next, initiation of work recovery proceedings. Any amount payable by taxable person in order passed under this act shall be paid within a period of 3 months from the date of service of such order, failing which recovery proceeding shall be initiated. अब यहाँ पे कोई भी sections के अंदर हमने जो भी पढ़ा आपको ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फॉर एग्जांपल 73 का केस है या 74 का केस है, कोई भी केस है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया 76 का केस है कि भाई ये इतना इतना टैक्स है, आपको पे करना है, ये रहा ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर, आपको फिर कितने दिन में पे करना है? 3 months. 3 months from when? From service, date of service of such order. जब वो ऑर्डर आपको सर्व हुआ उसके 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है, गवर्नमेंट को जमा कराना है, नहीं कराया तो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी भाई साहब। मोड्स ऑफ रिकवरी बेटा, यहाँ अब ऑफिसर्स को आपसे रिकवर करना है तो वो कैसे रिकवर करेगा? द प्रॉपर ऑफिसर में रिकवर द ड्यूज अंडर सेक्शन 78 इन द फॉलोइंग मैनर: रिडक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द अमाउंट पेएबल बाय द टैक्स अथॉरिटी टू सच पर्सन। ऑफिसर को आपको यहाँ पे ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल कुछ रिफंड पेएबल है, ठीक है, यहाँ पे रिफंड पेएबल है फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपए, आपका ऑर्डर कितने का आया? 6 करोड़ का, तो क्या वो एडजस्ट कर सकता है वो 5 करोड़ का रिफंड? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकवरी बाय वे ऑफ डिटेनिंग सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन। आपके गुड्स को डिटेन कर दिया जाएगा और यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा बेटा? यहाँ पे सेल कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू और may become due to such person or recovery from person who holds or subsequently hold money for such person. For example banks, ठीक है, आपकी बैंक में एफडी बनी हुई है, आपको यहाँ पे वो अमाउंट ड्यू होने वाला है, ठीक है, आपकी बैंक में यहाँ पे एफडी बनी हुई है, ऑलरेडी आपका अमाउंट यहाँ पे ड्यू है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको अमाउंट लेने का है, बैंक से आपको अमाउंट लेने का है, तो वो रिकवरी थर्ड पर्सन से भी कर सकता है, डिपार्टमेंट थर्ड पर्सन से भी कर सकता है। डिटेन सीज एनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन अंटिल द अमाउंट इज पेड। आपकी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन करके सीज कर लिया जाएगा जब तक आप अमाउंट पे नहीं करते हो। अब वो डिटेन सीज कर लिए उसके बाद भी 30 दिन तक के आपने यहाँ क्या किया? इफ द ड्यूज आर नॉट पेड विद इन 30 days देन सेट प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड, तो आपकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। 30 दिन तक के भी आपने अमाउंट यहाँ पे नहीं किया, डिटेन सीज करने के बाद तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा बेटा? बेच दिया जाएगा। एंड the amount payable including cost of sale will be recovered from the sale proceeds and balance is refundable। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे पेएबल था उसमें क्या एडजस्ट किया जाएगा? ऑब्वियसली जो भी कॉस्ट ऑफ सेल है उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा में बिक गई, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? वो जो पैसा अगर बचता है उनका यहाँ पे टैक्स का अमाउंट पूरा सब कुछ लेने के बाद में बचता है, वो पैसा क्या कर दिया जाएगा? आपको रिफंड कर लिया जाएगा, रिफंड कर लिया जाएगा। ये भी हो गया। इसके बाद भी आपका पैसा बचा है, क्या करेगा? ऑफिसर एक प्रिपेयर करेगा सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूज और वो भेजेगा किसको? कलेक्टर को भेजेगा। In which such person owns any property, decides, carries the business and the collector will recover such amount as arrears of land revenue। तो कलेक्टर को भेजेगा वो एक सर्टिफिकेट ऑफ ड्यू और कलेक्टर किस तरीके से कलेक्ट करेगा? उसको arrears of land revenue की तरह कलेक्ट किया जाएगा। By way of making an application to appropriate magistrate who in turn proceed to recover the amount as if it were fine imposed by him। एप्लीकेशन भेजेगा मजिस्ट्रेट को जो उसे कैसे रिकवर करेगा कि भाई इस तरीके से करेगा जैसे कि ये कोई फाइन इंपोज किया है, या एनफोर्स करके कोई बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट आपका, अगर यहाँ पे आपने कोई बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया तो फिर उस बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है बेटा? ये इस तरीके से ऑफिसर आपके ड्यूज रिकवर कर सकता है। क्या करेगा? सबसे पहले तो भाई अगर उसका यहाँ पे आपको कोई अमाउंट पेबल है तो उसमें एडजस्ट कर लेगा, आपका डिटेन करेगा, सेल करेगा कोई गुड्स, यहाँ पे रिकवर करेगा किसी थर्ड पर्सन से, डिटेन सेज कर सकता है आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को। 30 दिन के अंदर भी डिटेन कर लिया, सीज कर लिया, उसके बाद भी आप यहाँ पे ड्यूज नहीं पे कर रहे हो तो फिर क्या करेगा ऑफिसर? यहाँ पे बेच देगा उसको, उसमें से जो पैसा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल मैच करने के बाद में, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल जो रहेगी वो रिकवर करने के बाद में क्या कर देगा? वो आपको रिफंड कर देगा, टैक्स रिकवर करने के बाद रिफंड कर देगा। एक प्रिपेयर करेगा सर्टिफिकेट और ड्यूज की, भाई अभी भी ड्यूज बचे, कलेक्टर को भेजेगा, कलेक्टर क्या कैसे उसको रिकवर करेगा? एज अर्रियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एप्लीकेशन भेजेगा मजिस्ट्रेट को, जो कि वो कैसे रिकवर करेगा? जैसे कि उसने कोई फाइन लगाया या कोई बॉन्ड एनफोर्स करके या इंस्ट्रूमेंट आपने इस एक्ट रूल्स के अंडर अगर एनफोर्स किया है तो उस तरीके से रिकवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। क्या इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। जीएसटी में क्या इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, और कोई भी पर्सन इसका बेनिफिट बिल्कुल अवेल कर सकता है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का एप्लीकेशन करनी पड़ेगी उसको कमिश्नर को और रीजन बताना पड़ेगा, भाई इसलिए मुझे इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाहिए।
कमिश्नर को लगता है, यहाँ पे कमिश्नर को लगता है वो एप्लीकेशन रिसीव होने पे, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है, ठीक है आप कर दो इंस्टॉलमेंट में, बट मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी अलाउ कर सकता है, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट अलाउ करेगा मैक्सिमम कितनी, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगी, और ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो कमिश्नर को लगता है तो कमिश्नर बिल्कुल अलाउ कर सकता है। अब आपने कर दिया डिफॉल्ट किसी एक इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, कमिश्नर ने आपको 24 इंस्टॉलमेंट अलाउ करी, आपने 10वें इंस्टॉलमेंट में कर दिया गड़बड़, आपने पे ही नहीं करी, तो फिर क्या होगा भाई, पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। इफ देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट ऑन इट्स ड्यू डेट, द होल आउटस्टैंडिंग बैलेंस payable on such date shall become due and payable forthwith and shall without any further notice being served on the person be liable for recovery। ठीक है, कोई अलग से और नोटिस नहीं आएगी रिकवरी के लिए, आपके लिए वो अमाउंट वो क्या बन जाएगा, आपका तुरंत अमाउंट वो ड्यू बन जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। क्या हर केस में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है? नहीं, कुछ केसेस में नहीं है। कौन से केस में नहीं है, आपने ऑलरेडी, आप डिफॉल्टर हो, आपने ऑलरेडी डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, ठीक है, द टैक्सेबल पर्सन इज ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट फॉर विच रिकवरी प्रोसेस इज ऑन, जिसकी रिकवरी प्रोसेस चल रही है उसमें आपने कहीं पे भी डिफॉल्ट किया हुआ है, आपको ये द टैक्सेबल पर्सन हैज नॉट बीन अलाउड टू मेक इंस्टॉलमेंट पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको वैसे ही अलाउ नहीं किया था इन लोगों ने, क्या इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, या द अमाउंट फॉर विच इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी सॉट इज लेस देन ₹25,000, 25,000 रुपए से भी कम का टैक्स का पेमेंट है, 5,000 रुपए का पेमेंट है फॉर एग्जाम्पल, आप पहुंच गए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लेने, गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई 25,000 तक के का तो पे कर दो, उतने में नहीं इंस्टॉलमेंट के यहाँ झंझट में पड़ना है, ठीक है। तो 3 केसेस में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एक तो आपने ऑलरेडी डिफॉल्ट किया हुआ है पेमेंट पे, ठीक है, जिसकी रिकवरी प्रोसेसिंग चल रही, पिछले साल अलाउ नहीं किया था, या 25,000 रुपए से कम है, या 25,000 रुपए से कम है, ठीक है, ये क्या था, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड प्रोविजन थे। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस, बेटा यहाँ पे क्या बात हुई, अब आपने क्या किया देखो, where a person after any amount has become due, ठीक है, has become due from him, अगर किसी से कोई भी अमाउंट ड्यू होता है उसके बाद में वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है चार्ज उसकी प्रॉपर्टी में, ऑन द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम और हिज पोजीशंस, बाय वे ऑफ सेल कर रहा है, मॉर्टगेज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, कोई और तरीके से ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसी और पर्सन को, इंटेंशन क्या है उसका, डिफ्रॉडिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू को डिफ्रॉड करने का इंटेंशन है, तो फिर उस केस में ये जो प्रॉपर्टी पे जो भी वो चार्ज बना रहा है, सच चार्ज ऑफ ट्रांसफर शैल बी वॉइड, वो वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। बट सच चार्ज और ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा अगर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन में है, सेकेंड गुड फेथ में है, एंड थर्ड विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसी, उसको पता ही नहीं था पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, उसको नोटिस नहीं दी यहाँ पे, ठीक है, विदाउट नोटिस ऑफ सच टैक्स और सम अदर पेएबल बाय द सेड पर्सन, और विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर, या ऑफिसर की परमिशन लेके बेच रहा है, तो उस केस में वॉइड नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट उसको ड्यू होता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी को बेचता है, यहाँ पे ट्रांसफर करता है, तो और उसका इंटेंशन क्या है कि मैं गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करूंगा, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है बेटा, तो उस केस में वो जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। कब वॉइड नहीं होता है, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए है, सेकंड गुड फेथ में है, उसको पता ही नहीं था कि भाई उसका अमाउंट पेंडिंग है, या उसने ऑफिसर से परमिशन ली तो ऑफिसर ने बोला हाँ ठीक है भेज दो, उस केस में बस वॉइड नहीं होगा, उस केस में बस वॉइड नहीं होगा। टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी रहेगा, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट में जो दिया है वो प्रिवेल करेगा। अदरवाइज जो भी आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है जो उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है वो क्या है, दैट इज द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, दैट इज द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रोविजनल असेसमेंट अटैचमेंट, आपकी पेंडेंसी चल रही प्रोसीडिंग की, यहाँ पे कोई भी असेसमेंट का, यहाँ ये देखो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड ऑल दैट के सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, नॉन फाइलर्स के, अनरजिस्टर्ड पर्सन के एंड ऑल दैट, इंस्पेक्शन एंड ऑल। इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोविजनल अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट वो करेगा आपकी प्रॉपर्टी का, और प्रोविजनल अटैचमेंट की वैलिडिटी क्या रहेगी, इट विल बी वैलिड फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। तो अगर ऑफिसर को लगता है क्या, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, किस लिए, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, भाई प्रोविजनल अटैचमेंट करना बहुत आवश्यक है। असेसमेंट चल रहा है, आपकी पेंडेंसी है प्रोसीडिंग की, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई नहीं बहुत जरूरी है, ये तो कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो क्या प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या वैलिडिटी है, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर रहेगा, ठीक है।
कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स। अब क्या हुआ, आपको नोटिस ऑफ डिमांड आई थी, ठीक है, गवर्नमेंट ड्यूज की आपको नोटिस ऑफ डिमांड आई थी, अब वो केस आपका अपील में गया हुआ है। अब अपील में क्या हुआ, एनहांस हो गए आपके ड्यूज, 5 करोड़ के 6 करोड़ हो गए। तो उस केस में क्या होगा भाई, कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर क्या सर्व करना पड़ेगा, टैक्सेबल पर्सन पे या जो भी पर्सन है उसको क्या एक और नोटिस ऑफ डिमांड यहाँ पे उसे क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा। एनहांस हो गए, अपील में गया आपका केस, आपके ड्यूज एनहांस हो गए, तो ऑब्वियसली उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आपको नोटिस तो सर्व करेंगे, डिमांड नोटिस सर्व होगी आपको। कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग, जो भी आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स थी इन रिलेशन टू सच गवर्नमेंट ड्यूज एज कवर्ड बाय द नोटिस ऑफ डिमांड सर्व्ड अपॉन हिम बिफोर डिस्पोजल ऑफ सच अपील रिवीजन अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है, विदाउट सर्विस ऑफ एनी फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम द स्टेट एट विच सच प्रोसीडिंग स्टूड इमीडिएटली बिफोर सच डिस्पोजल। तो अपील के पहले जहां पे आपकी प्रोसीडिंग्स थी वहीं से वापस अब यहाँ पे कंटिन्यू होगी आपकी, यहाँ पे जो भी आपकी एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो डिमांड थी उससे रिलेटेड। अब ये तो बात हुई एनहांस हुए आपके ड्यू, उसमें आपको ऑफिसर को क्या करना है, यहाँ पे नोटिस ऑफ डिमांड देना। अब आपके ड्यूज रिड्यूस हो गए, 5 करोड़ के 4 करोड़ कर दिए, और क्या बढ़िया बात है, ये तो बढ़िया बात है, उसमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर कमिश्नर टू सर्व अपॉन अ फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे नई नोटिस डिमांड यहाँ पे इशू करने की। उसको खाली क्या करेगा, वो इंटीमेशन दे देगा रिडक्शन का, किसको भाई, पर्सन को बता देगा, और जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रहेगी जिसके साथ रिकवरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, उसके एसेट बेच रहे हैं, उनको बता देगी कि भाई देखो अब रिड्यूस हो गए ड्यू, तो इंटीमेट करेगी 2 जने को, किसको, एक तो पर्सन को करेगी यहाँ पे जो भी है यहाँ पे, और सेकेंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कर लेगी जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स यहाँ जिसके पास पेंडिंग है। अब any recovery proceeding initiated on the basis of demand served upon him prior to the disposal of such appeal, तो जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स उस पे ऑलरेडी इनिशिएट की हुई थी यहाँ पे, ठीक है, उस पे जो भी डिमांड सर्व की हुई थी अपॉन हिम प्रायर टू डिस्पोजल ऑफ अपील रिवीजन, जो भी प्रोसीडिंग्स है, इट मे बी कंटिन्यूड इन रिलेशन टू अमाउंट सो रिड्यूस फ्रॉम द स्टेट एट विच प्रोसीडिंग्स स्टूड इमीडिएटली बिफोर सच डिस्पोजल। तो अपील के पहले जिस पोजीशन पे थी आपकी ऑलरेडी रिकवरी प्रोसीडिंग्स, वहीं से वापस से इनिशिएट हो जाएगी, वहीं से वापस से इनिशिएट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स बेटा, ठीक है। तो इस चैप्टर में डेफिनेटली 73 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बट हमने यहाँ पे, ठीक है, ब्रीफ में काफी सारे सेक्शंस देख लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट में डिमांड रिकवरी का चैप्टर देखा बेटा, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।